भाई जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए शुरुआत करें आज के सेशन की। सभी लोग आज की क्लास में जुड़ जाइए। आवाज जा रही है भाई मेरी? चलिए, अगर आवाज आ रही हो तो एक बार कंफर्म कीजिए। शुरुआत करते हैं। आदित्य जी आ चुके। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है जो पीछे हम 2 दिन आपके क्लास में नहीं थे, उस वजह से आप तक ये सूचना थोड़ी लेट पहुंची होगी। ठीक है, चलिए तो एक बार सभी लोग आ जाएं, फिर मैं क्लास शुरू करूंगा। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भाई राधे। क्या नाम है आपका? अवधेश जी, श्याम बाबू, आदित्य जी, राम बहादुर, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। बिल्कुल। तो चलिए, कल हम लोग सेल बायोलॉजी यानी लास्ट क्लास में हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे, और सेल बायोलॉजी में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी जिसमें हम लोग अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के कार्य के बारे में देखे थे। हम लोग गाल्जी बॉडी और लाइसोसोम के कार्य नहीं पढ़ पाए थे, बाकी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आप जानते हैं मैं ये जानना चाह रहा था कि सेल बायोलॉजी का। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत बढ़िया सभी, वेरी वेरी गुड। आखिरकार ये गया का। एक बार रुकिए मुझे। चलिए शुरुआत करें। ठीक है, शुरुआत करते हैं। एक समस्या आज आ रही है, ठीक है, उसके बावजूद मैं शुरुआत करता हूं। आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट एपिसोड जो है, पहले दिन हम लोग सेल के हिस्ट्री के बारे में देखे थे। ठीक ना? हाँ, संभवतः यह सेल बायोलॉजी का तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, मुझे ध्यान पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग एक एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा गया था। आज हम लोग को कैमिलो गाल्जी के द्वारा डिस्कवर किया गया गाल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है, और लाइसोसोम के बारे में पढ़ना है। हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ चुके हैं तो उसके चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर हम बात करें तो हम लोग सेलवाल के बारे में पढ़ चुके हैं। सेलवाल के बारे में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा झिल्ली जिसको कहते हैं हम लोग। इसके अलावा अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा, तो हम लोग माइटोकांड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। बताते चलिएगा आप लोग। माइटोकांड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ चुके हैं, राइबोसोम के बारे में पढ़ चुके हैं। उम्मीद है बस इतना ही हम लोग पढ़े होंगे। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके। ओके, आगे की बातें हम हाँ बिल्कुल स्टार्ट होगी। महेंद्र कुमार गुर्जर जी, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के बारे में वैसे आप जानिए कि वो पार्ट 2 में है। वैसे आज 9 बजे क्लास है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के यूट्यूब पे, तो क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, हाँ, इस क्लास के जस्ट समाप्त होते ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गाल्जी कॉम्प्लेक्स को। किसको पढ़ने वाले हैं? गाल्जी कॉम्प्लेक्स को, या इसको हम गाल्जी काय भी कहते हैं। गाल्जी काय। तो अगर हम आपसे पूछें कि गाल्जी काय की खोज किसने की थी,
तो बताएंगे आप, गालजी काय की खोज किसने की? खोज करता, एकदम भैया आप सभी को भैया बहुत सारा प्यार। गालजी काय की खोज किसने की थी, कौन बताएगा? कैमिलो गालजी का नाम याद है आप लोगों को? कैमिलो गालजी का नाम? ठीक, मैं आपको एक सुंदर फोटो दिखाता हूं आज। बस आपके क्लास का इंटरनेट अच्छा चल रहा है, और बाकी यहाँ पे आज जबरदस्त बारिश होने की वजह से सारी चीजें थोड़ी ध्वस्त जैसी हैं। खोजकर्ता के बारे में बात करें तो अगर हम डिस्कवरर पूछें कि कौन है इसके डिस्कवरर, तो यहाँ पे एक ही भाषा में लिखते हैं। खोजकर्ता तो आप समझ ही रहे हैं, कैमिलो गालजी। कैमिलो गालजी नाम हम दो भाषा में लिख देंगे, कैमिलो गालजी। तो कैमिलो गालजी जो थे, इन्होंने ही गालजी कॉम्प्लेक्स की खोज की थी। किसकी खोज की थी? गालजी कॉम्प्लेक्स की खोज की थी। और गालजी कॉम्प्लेक्स में आज, ये आप लोगों की आज किस्मत थोड़ी खराब लग रही है, मेरी भी किस्मत खराब हो सकती है, क्योंकि आज इमेज नहीं अटैच हो रहा है हमसे। लगातार हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको इमेज दिखाएं। ठीक, आइए कुछ इमेज दिखाते हैं और वहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की, आज के क्लास की। ये आपका गालजी कॉम्प्लेक्स का इमेज है, और गालजी कॉम्प्लेक्स के इमेज से आपको ये ज्ञात होगा कि गालजी कॉम्प्लेक्स है कैसा। ये देखिए, ये गालजी कॉम्प्लेक्स का इमेज है। ये गालजी कॉम्प्लेक्स का इमेज आप देख पा रहे होंगे। ये 3D इमेज है। 3D इमेज की वजह से ये आपका ट्रांस फेज है और ये आपका सिस फेज है। ट्रांस फेज उत्तल होता है, सिस फेज अवतल होता है, और ये जो बीच में फोल्डिंग है इसको सिस्टर्नी कहते हैं, बीच के गैप को हम ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, और ये जो वेसाइकिल जैसा निर्माण हो रहा है, ये न्यूली फॉर्मिंग वेसाइकल्स हैं, और ये आपके सिक्रेटरी वेसाइकिल हैं। सिक्रेटरी वेसाइकिल का मतलब, ये जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स है जब चीजों का निर्माण करता है तो ऐसे वेसाइकिल के फॉर्म में निर्माण करके ट्रांसफर करता है। ठीक है, चीजों का निर्माण। तो सबसे पहले अगर हम कैमिलो गाल्जी के बारे में कुछ बातें करें, तो कैमिलो गाल्जी ने गाल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज की थी, और गाल्जी कॉम्प्लेक्स का जो नाम, दूसरा जो नाम है, वो किस नाम से हम जानते हैं? तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम जो है, सेकेंड नेम जो है, इसको हम ऐसे आप समझिएगा, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द, इसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, या ये ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है। तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स आपके ट्रैफिक पुलिस के तरह काम करेगा, ट्रैफिक पुलिस के तरह। या ट्रैफिक पुलिस के रूप में कार्य करता है गाल्जी कॉम्प्लेक्स। गाल्जी कॉम्प्लेक्स की दो झिल्लियां होती है, और गाल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें, देखिएगा गाल्जी कॉम्प्लेक्स का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है, मतलब फोल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मैं ऐसे, मैं आपको फोटो सेट दिखा दिया हूं। ठीक है, तो आप उससे अंदाजा लगाते रहिएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है ना, कि यहां से देखिएगा, इसको हम सिस फेज कहते हैं, सिस, और इसको हम ट्रांस फेज कहते हैं, ट्रांस फेज। ठीक है, ट्रांस फेज कहते हैं।
यहीं से आपके सिस्टर्नी ऐसे डेवलप होके बाहर निकलती है, यहीं पे सिस्टर्नी नहीं वेसाइकिल, वेसाइकिल यही वेसाइकिल के तौर पे इसका प्रोडक्ट बाहर निकलता है। ये किस चीज का निर्माण करता है? दरअसल में इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, कोई बताए? गाल्जी कॉम्प्लेक्स का कार्य क्या है? तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स से एक सवाल पूछा जाता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, खोज किसने की थी, किस नाम से जानते हैं? सिस फेज अवतल प्रकार का होता है, यह भी पूछा गया है, अवतल। सिस फेज कैसा होता है? कॉनकेव। और ट्रांस फेज कैसा होता है? इसका ट्रांस फेज होता है उत्तल, उत्तल यानी कॉन्वेक्स। इसका ट्रांस फेज कैसा होता है? उत्तल होता है, ठीक है ना। कैमूर बिहार में, अच्छा बारिश हो रही है। आपसे बात करना है सर जी, नंबर दे दीजिए। हमारा नंबर सबके पास है और आप ही के पास नहीं है। चलिए जल्दी से बात करते हैं भाई। बताइए इसमें क्या होगा? किसमें हाँ, अच्छा ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर जी ये किसमें पाया जाता है, पहले वही बता देते। गाल्जी कॉम्प्लेक्स आपका किसमें पाया जाता है, सुन लीजिए। गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। तो आपको ध्यान पे होगा, गाल्जी काय कहां पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहां पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। दूसरी बात देखिएगा कि अगर हम कहे कहां नहीं पाया जाता है, अच्छा एक और बात है कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स को प्लांट में, यानी जो प्लांट होते हैं, पादप होते हैं, प्लांट में डिक्टियोसोम कहते हैं। प्लांट में इसको किस नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। प्लांट में इसको डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। जानते हैं। और एक और लाइन है, लास्ट लाइन है इसके लिए, क्या है? कॉम्प्लेक्स को प्लांट में डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। एक लाइन और आती है, वो ये कहता है कि भैया गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ना, प्रोकैरियोट और आरबीसी में, प्रोकैरियोटिक सेल और आरबीसी, आप जानते हैं रेड ब्लड सेल, इन दोनों में क्या होता है? गाल्जी काय नहीं पाया जाता, गाल्जी काय अनुपस्थित है। गाल्जी काय कहां पर अनुपस्थित है? तो गाल्जी काय अनुपस्थित है, एब्सेंट। गाल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट। तो आप याद रखिए प्रोकैरियोट और आरबीसी में क्या होगा? गाल्जी काय क्या होगा? एब्सेंट होगा। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट 2 दिन पहले पढ़ाए थे अरुण कुमार जी, आपको इसी लेक्चर में देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। आप एक बार सेल बायोलॉजी की शुरुआत देखिएगा, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने स्ट्रक्चर देखा, अब इसका फंक्शन देख लीजिए। गाल्जी काय का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, गाल्जी काय का कार्य क्या होता है? तो गाल्जी काय का कार्य देखिएगा, सबसे पहले यह पैकेजिंग का काम करता है। तो आप जानते हैं लिपिड हो गया, वसा हो गया, देखिए प्रोटीन की पैकेजिंग भी करता है, वसा की पैकेजिंग भी करता है। ये प्रोटीन और वसा की पैकेजिंग का काम करता है। प्रोटीन और फैट, प्रोटीन और वसा यानी फैट मतलब वसा की पैकेजिंग का काम करता है।
तो पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन और फैट का पैकेजिंग का काम करता है। ठीक है, ओके। कौन से बैच की बात कर रहे हैं भाई? किसमें केमिस्ट्री की वर्कशीट नहीं गई है? एक बार बताइए, हम उसमें डलवा देंगे। ठीक है, हाँ। दूसरी बात ये क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है, लाइसोसोम का निर्माण। तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है भैया? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और तीसरा क्या होता है ना, तीसरा जो है आपको ध्यान पर रखना है एएलपी में। अच्छा, मैं भिजवा दूंगा भाई, आज ही भिजवा दूंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अपलोड रहेगा। लाइसोसोम का निर्माण होगा प्रोटीन। अब एक और काम है कि कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में सेल प्लेट का निर्माण करता है। सिंथेसिस ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के दौरान सेल प्लेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सेल प्लेट का निर्माण करता है। ओके, ठीक है, ओके, चलेगा ना? तो ये मुख्य फंक्शन थे। अब अगला हम आपको लेकर चलते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम के बारे में सबसे पहले लाइसोसोम की डिस्कवरी बताइएगा। बताइए लाइसोसोम क्या है? ठीक है, लाइसोसोम के बारे में कोई बताए, लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे, क्या हुआ, बताइए। मैन नहीं, डी डूबे। बहुत बढ़िया, एक भाई साहब ने जवाब दिया है। डी, इसके खोजकर्ता कौन है, ध्यान दीजिएगा। इसके खोजकर्ता हैं डी डूबे, ये इसके खोजकर्ता है। डी डूबे या डी दुबे, दुबे मत बोलिएगा, ठीक ना, वहां पे ऐसा टाइटल नहीं होता, ठीक ना, डी डूबे। अब बात आती है कि लाइसोसोम को हम किस नाम से जानते हैं। तो लाइसोसोम के लिए इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है, वो फैक्ट याद रखिएगा। सबसे पहले इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग, यानी आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली क्या कहेंगे भाई? आत्महत्या की थैली। ठीक है, दूसरा क्या बोलेंगे भाई? इसी का दूसरा नाम भी होगा, इसी को एटम बम के नाम से जानते हैं। एटम बम यानी परमाणु बम के नाम से, कोशिका का परमाणु बम है ये, ठीक ना। ये दो ही नाम ज्यादा फेमस है, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग, एटम बम, परमाणु बम के नाम से ये ज्यादा फेमस है। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है? डी डूबे। अब लाइसोसोम क्या करता है? ठीक है, लाइसोसोम क्या करता है मेरे भाई? लाइसोसोम का कार्य कोई बताएगा? लाइसोसोम क्या करता है? तो यह कोशिकाओं का मरम्मत करता है। यह कोशिकाओं में टूट फूट का मरम्मत करता है।
तो आप जानते हैं कि यह रिपेयर करता है किसको, सेल को, ठीक ना। तो मरम्मत क्या कह दे, टूट फूट का मरम्मत करता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट करता है। एक तरह से देखिए तो ये अपशिष्ट पदार्थ को क्या करेगा, नष्ट करता है। तो आप जानते हैं डाइजेस्ट द सेल डिब्रीज, जो भी सेल के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, डाइजेस्ट द सेल डिब्रीज, जितने भी सेल के छोटे पार्ट होंगे उसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट करेगा। लाइसोसोम के पास एक एंजाइम पाया जाता है जो बड़ा फेमस एंजाइम है, उस एंजाइम को हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इस पे सवाल बने हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम, क्या कहते हैं? ये जल अपघटनी एंजाइम। तो इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। वर्मा सर का दर्शन कब होगा? ठीक है, एकदम होगा भाई। वर्मा सर आज ही हो सकता है आपका दर्शन हो जाए। हाँ, तो चले आगे। बिल्कुल, तो ये आपने देख लिया, लाइसोसोम के बारे में हमने आपको बताया। अब इसके बाद आपके यहाँ, हाँ, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो सेल के अंदर सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या चीज छूट रहा है आपके लिए। राइबोसोम हमने बता दिया है, लगभग हमने सारी चीजें बता दी हैं, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो छूटा हुआ हो, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बता दिया है। चलिए एक टॉपिक और छूट रहा है, उसको बता देते हैं, न्यूक्लियस की बात बता देते हैं। न्यूक्लियस शायद आपको नहीं बताए, तो न्यूक्लियस बता देते, शायद क्या कंफर्म नहीं बताए। न्यूक्लियस, केंद्रक, केंद्रक। अब केंद्रक के बारे में पूछता हूं आपसे, केंद्रक की डिस्कवरी किसने की थी? तो 1831 ईस्वी में, आपको पता होगा 1831 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन साहब ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो 1831 ईस्वी में किसने की थी भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और आप जानते हैं यह या तो गोलाकार होता है या अंडाकार होता है। दूसरी बात अगर हम कहे, इसको हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ये कोशिका के सारे क्रियाकलाप को क्या करता है? नियंत्रित करता है, नियंत्रित करने का काम करता है न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। एक बात और आपको ध्यान पे रखना है, कोशिका को हम अगर, हाँ, याद रखिएगा, आयोडीन या सेफ्रोनिन या मिथाइलिन ब्लू, देखिएगा ये, देखिएगा ये कुछ आपके पास स्टेन है इस डाई में। डाई को अभिरंजक कहते हैं, अभिरंजक। इस डाई में, इस डाई में न्यूक्लियस गहरे रंग का प्राप्त होता है।
इस डाई में न्यूक्लियस किस रंग का प्राप्त होता है? गहरे रंग का। तो जब भी हम सेफ्रानिक, मिथाइलिन ब्लू या आयोडीन एज अ स्टेन डाई यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए डाई का मतलब होता है ना अध्ययन करने के लिए, तो उसमें इन सब का यूज करते हैं। तो पूछेगा कि क्या न्यूक्लियस के लिए कौन सा डाई इस्तेमाल करते हैं? तो मिथाइलिन ब्लू या सेफ्रोनिक या आयोडीन, ये हम न्यूक्लियस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ध्यान पे रखना है कुछ और भी चीजें हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे एक आपके पास आता है केंद्रक द्रव, और क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये आपके पास न्यूक्लियस है, केंद्रक का स्ट्रक्चर है, और इसी केंद्रक के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर न्यूक्लियर एनवेलप यानी केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। सबसे बाहर क्या पाया जाता है? केंद्रक झिल्ली, सबसे बाहर। सबसे बाहर केंद्रक झिल्ली, और इसी केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे केंद्रक के लिए पोर होते हैं, और इसी के बीच में केंद्रिका होता है। इसी के बीच में क्या होता है? केंद्रिका, जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस केंद्रिका बोलते हैं, बीच में पाई जाती है केंद्रिका। और इसी केंद्रिका में आपके पास, इसी केंद्रिका में क्रोमोसोम, क्रोमैटिड होते हैं, क्रोमैटिड फाइबर होते हैं। उसके लिए भी एक स्ट्रक्चर ही दिखा देते हैं। देखिएगा, ये स्ट्रक्चर देखिएगा, ये डीएनए है। यही डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से आके जुड़ा, तो यहां पर न्यूक्लियोसोम बनाया। किससे आकर जुड़ा? तो हिस्टोन से आकर जुड़ा, हिस्टोन प्रोटीन से क्या बना? इसी को हमने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोसोम। और यही न्यूक्लियोसोम जो है, न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम आपस में जब इकट्ठा हुए तो इसी को हम बेड ऑन स्ट्रिंग बोला गया, एक के ऊपर एक इकट्ठा हुए, और यही चल के आगे क्रोमैटिन फाइबर बनाया, जो क्रोमैटिड के साथ क्रोमोसोम बनाया। तो मैं यही कह रहा था कि इसमें क्या होता है हाँ, क्रोमैटिड होते हैं, और यही क्रोमैटिड जो होते हैं क्रोमोसोम, इसी क्रोमैटिड से क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है, गुणसूत्र बनता है। तो आपके गुणसूत्र यानी जेनेटिक मटेरियल कहां पर होते हैं? केंद्रिका में होते हैं, न्यूक्लियोलस में होते हैं। कहां पे होते हैं? केंद्रिका में होते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? केंद्रिका में होते। चले आगे। ठीक है, तो ध्यान पे रखिएगा। अब जैसे एक भाई साहब कह रहे सर जी चित्र बना दीजिए, ये देखिएगा, ये केंद्रक है, और आप जानते हैं केंद्रक गोलाकार होता ही है, और इसी में छोटे छोटे गोलाकार है, तो छोटे छोटे ऐसे पोर बने होते हैं, पोर। अब ये बाहर छोटे छोटे पोर बने हुए हैं, लेकिन अंदर आप जान रहे हैं एक जगह पे बहुत बड़ा ऐसे ऐसे क्या होगा? ऐसे आपका न्यूक्लियोलस पाया जाएगा। इसी को हम केंद्रिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। दरअसल में इसी में डीएनए होता है। इसी में क्या होता है मेरे भाई? डीएनए होता है। और ये न्यूक्लियर पोर करता क्या है? देखिएगा, इसे अंदर घटना क्या घटती है? अंदर डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, और यही एमआरएनए जब निर्मित होता है तो ये न्यूक्लियर पोर के द्वारा बाहर निकल कर आता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है ना, न्यूक्लियस का काम यह है कि यह डीएनए की मदद से किसका निर्माण करता है? एमआरएनए का। और एमआरएनए का जब निर्माण हो जाता है तो एमआरएनए बाहर आ जाता है, और बाहर किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। तो डीएनए से आरएनए का निर्माण को हम क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए के निर्माण को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन।
और इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन जो होता है ये साइटोसाल में होता है, साइटोसाल में, कोशिका द्रव में होता है, ठीक ना, कोशिका द्रव इसको कहेंगे। यह केंद्रक में होगा। और एक घटना और होती है जिसमें हम डीएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं, जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन, या इसी को हम द्विगुणन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? द्विगुणन। इसी को हम रेप्लिकेशन या द्विगुणन कहते हैं। मैथ की क्लास सर चल रही है यार? देखिए अभी कोई मैथ की क्लास नहीं चल रही है, और ना अभी 1-2 दिन 3 दिन चलने की संभावना है। केमिस्ट्री का प्रैक्टिस से क्वेश्चन हट गए। अच्छा मैं देखता हूं, एक बार फिर से डलवा देता हूं, ठीक है? बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। ये घटना जो होती है ना सेल डिवीजन के दौरान होती है। ये जब सेल डिवीजन होगा ना, कोशिका विभाजन, उसी दौरान ये होगी। कोशिका विभाजन के दौरान होगी, ठीक है? चलिए, तो ये ध्यान पे रखिएगा। वैसे कुछ चीजें इसमें फिगर के माध्यम से यहां पर भी समझाई गई हैं, इनको भी हम आपको बताते हैं। एक आपके पास सेंट्रोसोम पाया जाता है, तारक काय। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, वनली इन एनिमल सेल। यह किस में पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तारक का। यह कोशिका विभाजन करता है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जिस कारण से, अब ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, न्यूरॉन में नहीं। न्यूरॉन क्यों कोशिका विभाजन नहीं करता? क्योंकि न्यूरॉन की खोज किसने की थी? आप देखिएगा, न्यूरॉन की खोज समझिए। अभी यहां पर यह समझिए कि न्यूरॉन में तारक काय नहीं पाया जाता, इसीलिए तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। लिखा है यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। जंतु कोशिका में सेल प्लेट का निर्माण नहीं होता, वहां सेल फरो बनता है। और यहां तारक काय की खोज किसने की थी? तो तारक काय की खोज जो है करने वाले, डिस्कवरी करने वाले बावेरी हैं। तारक काय की खोज किसने की थी? तो बावेरी साहब ने तारक काय की खोज की थी, बावेरी ने, ठीक है? तो यह आप समझिए सेंट्रोसोम की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये सेंट्रोसोम है, ठीक है? ये आप देख रहे होंगे सेंट्रोसोम ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, सेंट्रोसोम है। जब कोशिका विभाजन के समय आएगा ना, तो यही सेंट्रोसोम क्या करेगा? गुणसूत्र को क्या करेगा? यहीं पे सेंट्रल फाइबर्स का निर्माण करेगा, और यहीं पर आपका, यहीं पर ऐसे मामला बनेगा। मतलब गुणसूत्र को केंद्रक पर, क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, इक्वेटर पर अरेंज कराने का काम करेगा। तो ये कोशिका के विभाजन में मदद करता है। तो हेल्प इन सेल डिवीजन पहला पॉइंट हो गया। क्या करेगा? हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन। दूसरा काम क्या है इसका? तो दूसरा है नॉट फाउंड इन ब्रेन या नर्व सेल लिखेगा। नर्व सेल में नहीं पाया जाता है, जिस कारण से तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। आप देखिए, केवल वनली फाउंड इन एनिमल सेल लिख ही चुके हैं ऊपर। अब प्लांट सेल में सेल डिवीजन किसके द्वारा है? सेल प्लेट के द्वारा। तो आपको ध्यान पे रखना है, इन प्लांट सेल सेल डिवीजन इज डन बाय सेल प्लेट। बस खोज किसने की थी? बावेरी ने की थी। अब देखिए, ये देखिए क्रोमोसोम गुणसूत्र को ये सेंट्रोसोम क्या बना लिया? ये फाइबर्स बना लिया।
तो कोशिका विभाजन में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, अब हमने आपको लाइसोसोम के बारे में बता ही दिया है। ठीक है, अब आपके लिए एक वर्ड और है, वैक्यूल्स, रसधानी। यह जल को संचित करने का काम करता है। यह स्टोर क्या करता है, वाटर को। जंतुओं में छोटा होता है लेकिन प्लांट में बहुत बड़ा होता है। तो अगर ये प्लांट कोशिका है, प्लांट, तो प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और केंद्रक पर होता है, क्योंकि पौधों में पानी अवशोषण करने की जो क्षमता होती है वो जंतुओं में से ज्यादा होती है। वजह क्या है, हम लोग पानी पीते हैं तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में एक प्रॉपर पाइप है, वहां पे रूट हेयर वाटर को सक करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हर एक सेल के पास अपना चेंबर रखना होगा जिसमें वो पानी रखे, तो वैक्यूल में रखता है। ठीक ना, तो वैक्यूल जो होता है, अच्छा वैक्यूल की जो झिल्ली होती है ना, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, तो वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूल की झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की झिल्ली को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर एक और आता है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में आपको ध्यान पे रखना होगा। प्लास्टिड जानते हैं आप लोग, प्लास्टिड, प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं, लवक बोलते हैं। अब देखिएगा, जैसे एनिमल सेल में अलग अलग कोशिकांग है, लेकिन प्लास्टिड केवल किस में पाया जाता है, केवल प्लांट में पाया जाता है, वनली, केवल पादपों में। तो प्लास्टिड कहां पाया जाता है, केवल और केवल प्लांट में पाया जाता है। और ये प्लांट के यानी पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो किसी भी प्लांट में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड है। और इसी प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। कौन कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो यहां पे अगर आपसे पूछे कि प्लास्टिड कितने तरह के होते हैं, यानी लवक कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं लवक। एक को हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, इसी क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको हम पर्णहरित कहते हैं, वो आपका क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। दूसरा जो होता है, इसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, सफेद रंग का होता है, और सफेद रंग का होता है, ये जड़ में पाया जाता है। ये जनरली किस कलर का होता है, व्हाइट, सफेद रंग का होता है। और ये कहां पाया जाता है, ये जनरली रूट में पाया जाता है। तो प्लांट में सफेद रंग का भाग कहां है, जड़ में ही है, तो जड़ में पाया जाता है। और एक आपका होता है जो तीसरा पार्ट है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ये आपका वर्णित लवक है, वर्णित लवक। इसको हम कई बार अवर्णित लवक भी कहते हैं, अवर्णित। तो ये अवर्णित लवक के नाम से भी पूछा जा सकता है। ये आपका वर्णित लवक है, रंगीन है, कलर्ड है। ये कैसे है, कलर्ड है, रंगीन है। तो पौधे के जो रंगीन पत्तियां होती हैं या रंगीन भाग होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं, वो आपके क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होते हैं। वो किसके द्वारा होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक एक करके, तो हम सबके चीजों के बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो आइए क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को हम पर्णहरित कहते हैं, पर्णहरित। अब यहां पर देखिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट का बाहरी माने एक कोशिका भित्ति है, जैसे यहां पे सेल देख सकते हैं आप,
सबसे बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन पाया जाता है और दूसरा एक इनर मेम्ब्रेन, यानी इसमें दो झिल्लियां पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा क्या यहां पर, कहां गए, देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी जो झिल्ली है इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दो झिल्ली पाई गई और यहीं पर अंदर आपके पास, यहां देखिएगा, एक सिक्के जैसी संरचना पाई जाती है, ऐसे। ऐसे संरचना पाई जाती है। अब इसको हम क्या कहते हैं, ये जो लिक्विड लाइक संरचना जो देखने को मिल रहा है, इसको हम एस्ट्रोमा कहते हैं। ये एस्ट्रोमा है। सबसे बाहरी परत ये आउटर मेम्ब्रेन है, बाहरी झिल्ली है। इसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, आंतरिक झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। और यहां पर इसको हम क्या कहते हैं, इसको, ये देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्रेना बोलते हैं, ग्रेना। और ये जो बीच वाला भाग आप देख पा रहे हैं ना, इसको हम एस्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोमा लैमेली। और ये जो है इसको हम एस्ट्रोमा कहते हैं। ये वाला भाग क्या है, एस्ट्रोमा है। और बीच वाला भाग ये एक दूसरे को जो जोड़ रहा है उसको हम एस्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। अच्छा, एक जो है ग्रेना, अब एक को हम थैलाक्वाइड बोल सकते हैं, थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड या ग्रेनम के तौर पर जान सकते हैं, थैलाक्वाइड। एक जो सिक्के जैसी संरचना होती है। ठीक है, तो यहीं पर फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस आपका यहीं पर होता है, यहीं पर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस यहीं पर होगा, क्योंकि क्लोरोफिल, ये जो सिक्के जैसी संरचना देख रहे हैं, यहीं पर पाए जाते हैं, यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वही बात लिखा हुआ है। ये कहां पाया जाता है, पत्ती और तना में। और भोजन का इसी में क्या होता है, निर्माण होता है। अब अवर्णित लवक जो होता है, यह भोजन को संग्रह करने का काम करता है और ये जड़ तथा फल में पाए जाते हैं। जो आपके ल्यूकोप्लास्ट है वो कहां पाए जाते हैं, जड़ में। और कहां पाए जाते हैं, फल में। ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णित लवक। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, हम किसकी बात करते हैं, क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं, ये रंग प्रदान करते हैं। ये क्या प्रदान करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। टमाटर और मिर्च में क्या होते हैं, टमाटर और मिर्च जो होते हैं लाइकोपिन होते हैं। टमाटर और मिर्च कैसे होते हैं, इसमें लाइकोपिन पाया जाता है। लाइकोपिन, यहां पे थोड़ा गलत हो गया, लाइकोपिन। टमाटर और मिर्च, टमाटर को टोमेटो बोलेंगे और मिर्च की अंग्रेजी सभी को पता है, इसको लिखना चिली। गाजर में कैरोटीन, बीटा में, चुकंदर में बिटानिन। चुकंदर में क्या पाया जाता है, बिटानिन। और फलों का पीला रंग किसके कारण होता है, जेंथोफिल। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो वर्णित लवक है वो अलग अलग, वर्णित लवक जो है वो अलग अलग कारणों से है। जैसे गाजर का कैरोटीन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुकंदर का बिटानिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलों का पीला रंग, जेंथोफिल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टमाटर और मिर्च का लाइकोपिन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे वाली क्लास, आदित्य जी आप कौन से बैच के हैं? सबसे बड़ी बात, जो आप लाइन लिख रहे हैं वो लाइन में कोई सच्चाई नहीं है। वजह यह है कि अगर हम आपको आज पहली बार देख रहे हैं, हाँ हम तो पहली बार देख रहे हैं,
तो आप पहले दिन में ही सारा कंफ्यूजन आपके दूर नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ी सी क्लास करनी पड़ेगी, ठीक ना। पहली दूसरी क्लास देखे होते तो आपको ये सारी चीजें नहीं, ऐसा दिक्कत नहीं आती, ठीक है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन हमने पूछा है, बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? बिना कोशिका में, इस सवाल का जवाब बताइएगा। क्या सवाल है? बिना कोशिका भित्ति वाले ध्यान से बताइएगा, कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? जितने पढ़े लिखे लोग हैं आ जाए और बताएं क्या होगा। देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, अलग अलग तरह के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहे हो। क्या कारण है कि इतना ज्यादा जवाब में भिन्नता है? अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएगा। बिना कोशिका भित्ति मतलब जिसके पास सेल वॉल नहीं है। अब सेल वॉल एब्सेंट किसके पास होता है? तो सेल वॉल एब्सेंट होगा मतलब एनिमल सेल। कौन सा सेल? एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं, तो एनिमल सेल में क्लोरोफिल भी नहीं है। इसका सही आंसर जो लोग सी बता रहे हैं सही बता रहे। क्या होगा भाई? एनिमल सेल में, हाँ ये भी नहीं है। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र के बारे में। तो आप जानते हैं मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। या तो 23 जोड़ी होते हैं या 46 होते हैं। और इसकी खोज करने वाले कौन थे? वाल्डेयर। तो गुणसूत्र की खोज करने वाले कौन है? वाल्डेयर है। और गुणसूत्र होते कितने हैं? 46। गुणसूत्र के अपर पार्ट को क्या कहते हैं और सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं और लोअर पार्ट को क्या कहते हैं? तो आइए देखते हैं। ये गुणसूत्र है आपके पास, यहां पर देखिए, ये गुणसूत्र है। लोअर पार्ट को हम क्या कहते हैं? टीलोमियर। इसको हम क्या कहेंगे? टीलोमियर। इसको हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट। और बीच वाले को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। ये गुणसूत्र है आपका। तो ये तीनों चीजें समझ गए आप। मध्य भाग क्या कहलाता है, अपर पार्ट क्या कहलाता है और लोअर पार्ट क्या कहलाता है। ठीक है। इसके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे आरन कहते हैं। ये कम इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन होता है। इसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं, यानी हम लोग पूरा डीएनए आरएनए जैव मॉलिक्यूल में पढ़ चुके हैं। तो आप जानते हैं यहां पर अभी हम आपको कुछ देर पहले ही बता रहे थे कि आखिरकार कैसे एक डीएनए से आपका क्रोमोसोम बना। एक बड़ा फिगर था ना, अभी तो हमने आपको वो फिगर दिखाया था, ध्यान पे होगा, ये वाला फिगर। कैसे एक डीएनए से आपने देखा था कि क्रोमोसोम बना, गुणसूत्र का निर्माण हुआ। तो एक डीएनए से गुणसूत्र का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले आपने देखा डीएस डीएनए था, और यही डीएस डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब जुड़ा, हिस्टोन के साथ, तो आपके लिए किसका निर्माण किया? न्यूक्लियोसोम का। न्यूक्लियोसोम का, ठीक ना, न्यूक्लियोसोम का। और यही न्यूक्लियोसोम आगे चल के जब आपस में ये जुड़े तो इसको बेड ऑन स्ट्रिंग के नाम से जाने। ये भूल भी सकते हैं, इसका हिंदी टर्म नहीं है। और यही बेड ऑन स्ट्रिंग जो है आगे चल के क्रोमैटिन फाइबर बनाया, क्रोमैटिन फाइबर। और यही क्रोमैटिन फाइबर क्रोमैटिड बनाया, और यही क्रोमैटिड क्रोमोसोम बनाया। यही क्या बनाया? क्रोमोसोम। तो ये गुणसूत्र बना, ये क्रोमैटिड बना, ये क्रोमैटिन फाइबर बना। तो ये इस तरीके से यह निर्माण हुआ। क्या इसमें अंग्रेजी में आप पढ़ लिए भाई? हिंदी ही टिक किए हैं यार तुम लोग तो।
अंग्रेजी में न्यूक्लियोसोम है तो अच्छा, जिसका अंग्रेजी हिंदी नाम सेम है उसी को लिखे होंगे यार, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये एक, हाँ यहां पे आप जानते हैं, यहां पे हम क्लास समाप्त करते हैं। अगर हम आपके क्रोमोसोम के बारे में, गुणसूत्र के बारे में चर्चा, तो चलिए वो रिप्रोडक्शन में कर लेंगे, ठीक है, उसकी चिंता। कुछ जीव है उनमें गुणसूत्रों की संख्या दी हुई है, उन गुणसूत्रों की संख्या को याद करिएगा, ठीक है, ये किसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपके समझ में आई होंगी, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है, प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में पढ़ा दिया है। सिलसिलेवार पढ़िएगा, ये क्लास जो है 2 गैप के बाद हुई है, इस वजह से कुछ लोगों के समझ में नहीं आई, क्योंकि वो लोग वो क्लास नहीं किए थे। अगर आप वो क्लास किए होते तो आपके दिमाग में हर एक चीज वैसे ही बनती जैसे बाकी लोगों के दिमाग में बन रही है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो इसी के साथ ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं उसी के बगल में आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। आज 5 फरवरी है, 9 बजे यानी जस्ट 5 मिनट के अंदर आपको YouTube पे एएलपी की क्लास लाइव हो जाएगी, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की। थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक है। चलिए, अब कोई नया, सर कल क्या पढ़ाएंगे, कोई नया टॉपिक होगा आज हम लगा देंगे। भैया जितने लोगों के अलग सवाल आ रहे हैं, सर मैकेनिकल मोटर व्हीकल की अलग अलग जो थियरी की और बाकी ट्रेड की क्लास आ रही है, अभिषेक सर एमडी क्लासेस ज्वाइन किए होंगे। कुछ लोगों के मैसेज का रिप्लाई हम नहीं दे पाए क्योंकि हम अभी एक यात्रा के दौरान थे, तो मैं बाकी, हाँ बिल्कुल एलपी की वर्कशीट हम देख लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट एक वर्णक होता है भाई। सब क्लास खत्म हो गई तो तुम्हारा सवाल आ गया, चलो।